जैसे ये तो हमने लास्ट क्लास में रदरफोर्ड मॉडल किया था, ये सारे जो पॉइंट्स थे हमने डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास का मैं बताने से पहले न्यूटन लॉ ऑफ, आज की क्लास जो मैं शुरू करूंगा, इस क्लास को शुरू करने से पहले, एटम का स्ट्रक्चर बताने से पहले, मैं न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन मैं डिस्कस करूंगा। न्यूटन का सारा वर्क किस बात पर था कि जो बहुत बड़े बड़े कोई प्लैनेट्स हैं, बहुत बड़ी बॉडीज हैं, मास हैं, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ग्रेविटेशन पे वर्क किया था सारा का सारा न्यूटन ने। अट्रैक्शन होता है दो का, वो तो एक थ्योरी है, कहानी है कि वो बैठा था कि एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, वो लग गया, ये तो छोटी सी बात है। लेकिन उसने बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस उस टाइम पर की थी, जो आज की डेट तक बिल्कुल सही हैं। क्या बताया था न्यूटन ने? न्यूटन ने बताया था दो मासेस होते हैं, एक बड़ा मास एक छोटा मास, या दो मास किसी डिस्टेंस पर रखे, उनके बीच की फोर्स के बारे में बताया था। इनके बीच में फोर्स कोई वर्क करती है। यही एग्जैक्टली बात एटम पर अप्लाई की गई। एटम में क्या है? एटम तो लेकिन बड़ा छोटा है। ये तो मैं मान लेता हूं सन है और ये अर्थ है, इसके चारों तरफ ये घूम रही है, तो इसका मास तो बहुत ज्यादा है, सन का मास तो बहुत ज्यादा है। इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम इसको बोल सकते हैं, और इसको ग्रेविटेशन भी बोल सकते हैं। दो मासेस के बीच में जो फोर्स वर्क कर रही होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और ये न्यूटन लॉ दिए गए थे, जिसको नाम दिया गया था न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यही लॉज अप्लाई किए गए मिलते जुलते बिल्कुल कुछ डिफरेंसेस के साथ। पॉजिटिव पार्टिकल, मास तो थोड़ा सा इसमें भी है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बिल्कुल इसी तरह से जैसे अर्थ घूम रही है सन के चारों तरफ। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। मास कुछ थोड़ा बहुत इसमें भी है, इलेक्ट्रॉन में भी। इनके बीच में भी फोर्स वर्क कर रही होती है। लेकिन एडिशनल बात यहां पर क्या है? यहां चार्जेस भी हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज के लिए एक और थ्योरी दी गई, जो कूलम्ब्स लॉ, न्यूटन लॉ को ही मॉडिफाई करके कूलम्ब्स लॉ बनाया गया। कुलम ने जितना वर्क किया था, कुलम नाम के साइंटिस्ट थे एक, उन्होंने वर्क किया था किस चीज पर? उन्होंने वर्क किया था चार्जेस पर, कैटायन, एनायन, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये नेचर में पाए जाते हैं, ये किसी ने बनाए नहीं है, पहले से मौजूद नहीं। अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है या जो अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करती है, वो अट्रैक्टिव फोर्स मिलते जुलते लॉ फॉलो करती है जो न्यूटन लॉ बताया गया था। तो पहले हम न्यूटन लॉ करेंगे, फिर कूलम लॉ करेंगे, फिर इस कूलम लॉ को एटम पर ला करके अप्लाई करेंगे। बड़ा सीधा सा है, थोड़ी बैकग्राउंड बनानी पड़ेगी ना। फास्ट बॉल डालने के लिए थोड़ा रनअप लेना पड़ता है ना, बड़ी दूर से आता है बॉलर भाग कर, क्या जरूरत है विकेट पे ही खड़ा होकर फास्ट बॉल फेंक दे। लेकिन उसे जोर लगाना पड़ता है, अगर जोर लगाना है तो भाग के आएगा, जितना लंबा दौड़ के आता है उतना तेज बॉल पड़ती है। तो हम भूमिका बनाएंगे, थोड़ा आसपास की सारी चीजें प्रॉपरली पढ़ेंगे। ये आपको हर जगह काम आएंगी, कंसेप्ट क्लियर करने में काम आएंगी। कुछ ये एडिशनल लगेगा भले ही आपको, लेकिन कोई बात नहीं, कंसेप्ट इससे क्लियर होगा। ये सब चीज आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे और केमिस्ट्री में भी आगे भी काम आती रहेंगी ये बातें। तो सबसे पहले ये जो एक लॉ दिया गया था, यूनिवर्सल लॉ, न्यूटन्स लॉ दिया गया था। कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं, कोई भी दो जो बॉडीज होती हैं, वो एक दूसरे को किसी फोर्स से खींचती रहती हैं। एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती रहेंगी, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को खींचती रहेंगी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके मासेस के मल्टीप्लिकेशन के, यानी प्रोडक्ट के। अगर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो ये फोर्स जो इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रही है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 के।
दैट मीन्स जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही ज्यादा फोर्स होगी, जितना कम मास होगा उतनी कम फोर्स होगी। एटम में तो मास बहुत कम होता है, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के मास तो बड़े कम होते हैं। तो एटम में तो ये पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इनके बीच में फोर्स ये बहुत कम होनी चाहिए। यहां अर्थ में एंड मून में, सन में एंड अर्थ में तो मास बहुत ज्यादा है, ये फोर्स बहुत ज्यादा होती है। एक बात तो उसने ये बताई थी। दूसरी बात बताई थी न्यूटन ने कि ये जो फोर्स होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर है तो ये इनवर्सली रिलेटेड होती है आर स्क्वायर के। जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा फोर्स उतनी कम होती चली जाएगी। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक शेल यहां है, एक शेल यहां है, एक शेल यहां है, एक शेल यहां है, एक बाहर में शेल है। ये डिस्टेंस ज्यादा है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव के बीच में, ये डिस्टेंस कम है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव के बीच में। जो दूर लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन, यहां डिस्टेंस इन दोनों के बीच में क्योंकि ज्यादा है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी फोर्स कम होगी। वैसे भी समझ आती है बात कि अगर मैं मैग्नेट ही रख देता हूं दो, एक मैग्नेट यहां रखी है, एक मैग्नेट यहां रखी है, बहुत दूर रखी है ये, तो इनमें तो फोर्स बड़ी कम होगी। लेकिन अगर ये क्लोज रख दी तो फिर इसमें फोर्स ज्यादा लगी होनी चाहिए। ये तो वैसे भी कॉमन बात है, सिंपल सी बात है। तो ये जो लॉ था फोर्स के लिए था, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए था, जो न्यूटन ने सबसे पहले दिया। और ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो मैं इसको इकट्ठा करके लिख सकता हूं F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। दोनों प्रोपोर्शनलिटी को, पहली को इनवर्सली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों को इकट्ठे एक जगह मैंने लिख दिया। अब मैं ये साइन हटा देता हूं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखा जाता है, एक ये बात आप जानते हो बिल्कुल। मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। जी इज कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नाम बिल्कुल सुना है आपने। ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, जो हम वैल्यू लिखते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
है। अब हम इसे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी। ज्यादा हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा समझना है, मास ज्यादा होता रहेगा तो इंटरेक्शन ज्यादा होगा। भाई दो एटम हैं, एक हल्का एटम है हाइड्रोजन, एक एटम भारी है कैल्शियम। कैल्शियम के न्यूक्लियस का मास ज्यादा है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का मास कम है। यहां फोर्स हाइड्रोजन के और इस शेल में कम होगी। यहां क्योंकि इस कैल्शियम के न्यूक्लियस का मास ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की और इसकी बीच की फोर्स ज्यादा होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, वो बस अप्लाई कर रहे हैं। रेडियस का मैंने बता दिया, रेडियस मतलब डिस्टेंस, दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होता चला जाएगा उतनी ही कम फोर्स होती चली जाएगी। दूर रखे हैं अगर ये मासेस तो फोर्स कम। बाहर वाले शेल में, दूर वाले शेल में, ये दूर वाला शेल है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो यहां फोर्स कम है, लेस फोर्स। यहां डिस्टेंस कम है, आर कम होने का कारण मतलब फोर्स ज्यादा। यहां इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ज्यादा होगी, इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कम होगी। ये हम अप्लाई करेंगे अभी, ये सब बातें मैं कूलम्ब्स लॉ बताने के बाद आपको बता। तो जो बात मैंने बताई है, F इजिकल टू जी m1m2 ओवर आर स्क्वायर हो गया, फोर्स आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास, और m1 m2 मासेस हो गए दोनों ऑब्जेक्ट्स के, और डिस्टेंस बिटवीन
सेंटर ऑफ मासेस। सेंटर का मतलब ये हो गया, अगर कोई बहुत बड़ा मास है तो उसके सेंटर का डिस्टेंस लेना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। ये आर की बात हो रही है, यहां से नहीं, इनके सर्कमफ्रेंस से नहीं लेने हैं डिस्टेंस, सेंटर से लेने हैं डिस्टेंस। ये एक बात हो गई, आप जान गए इसको। अब बिल्कुल सेम बात हम अप्लाई करेंगे किस पर? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पर। अब इसमें ये नहीं कहना कि फोर्स कौन किस पर लगा रहा है, दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ये मास नंबर 2 यानी ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे देखोगे आप, मास 1 फोर्स अप्लाई कर रहा है, मास 2 फोर्स अप्लाई कर रहा है, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये सेंटर से इनका डिस्टेंस हो गया r। बराबर फोर्स से खींचते हैं, ये एक दूसरे पर जो फोर्स लगती है वो बैलेंस्ड होती है, बराबर फोर्स होती है। ये ज्यादा है भले ही, ये कम है भले ही, लेकिन ज्यादा कम पर, कम ज्यादा पर, तो ये F1 F2 बराबर होती है फोर्स। ये बात ध्यान देने की फर्दर है। यानी ये दोनों ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, भले भले ही ये बड़ा मास है लेकिन ये तो छोटा है, भले ही ये खुद छोटा मास है लेकिन ये तो बड़ा है। दो ऑब्जेक्ट में कलेक्टिवली फोर्स दोनों की बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अब हम इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं, उसके बाद आपका कुछ डाउट होगा अगर, तब हम उसको करेंगे। सेम बात हम अप्लाई करते हैं चार्जेस पर। जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो कूलम्ब्स लॉ हम सोच पाएंगे कैटायनिक न्यूक्लियस एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच, या जरूरी नहीं है कि ये हम एटम में ही अप्लाई करें। एक सोडियम पॉजिटिव रखा है, एक क्लोरीन नेगेटिव कहीं दूर रखा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हम डिसाइड कर सकते हैं, और डिस्टेंस है सपोज करते हैं। तो यहां भी जो फोर्स होगी, ये फोर्स अब ग्रेविटेशन ना बोलकर चार्जेस की वजह से हो रही है, फोर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से हो रही है। अब हम इसे फोर्स का बस नाम चेंज कर रहे हैं, अब हम इसे कोलंबिक फोर्स बोलेंगे। आप बोल दो ग्रेविटेशनल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स आ रही है, दैट मस्ट ऑल्सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नाउ Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2। अब मैंने मास नहीं लिए इनके, चार्ज लिया ये Q1, चार्ज लिया मैंने Q2। चार्ज वही वाला चार्ज अभी तक पढ़ते आ रहे थे, जैसे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्या लिखते थे? कूलम लिखते थे ना, तो क्यू सी लिख देते थे, तो क्यू बोल दिया हमने चार्ज। ये मान लो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज। इनके मैग्नीट्यूड की बात हो रही, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। पॉजिटिव तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड हो सकता है ये +1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो, ये हो सकता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो। बस मैग्नीट्यूड लेना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस r, इसका स्क्वायर। वही काम हम यहां करेंगे, एक कांस्टेंट लिखेंगे, लेकिन अब ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट नहीं होगा, इस कांस्टेंट को हम कुछ और बोलते हैं, k बोल दो, इज इक्वल टू F इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय
Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 ओवर R स्क्वेयर। ये जो K है ये एक कांस्टेंट है और इसे कूलम कांस्टेंट बोलते हैं। आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नाम नहीं देते, पार्टिकल्स के लिए हम इसे कूलम कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी भी अपनी वैल्यू होती है कुछ, और ये वैल्यू इस मीडियम पर भी डिपेंड करती है। यहां बीच में पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में मैंने एक पेपर रख दिया, बिल्कुल पतला सा पेपर रख दिया, तो कुछ फर्क पड़ जाएगा, फोर्स कुछ कम हो जाएगी। एयर भर दी, यहां मैंने डेंस एयर भर दी, कुछ फर्क पड़ जाएगा। वैक्यूम कर दिया, कुछ भी नहीं है बीच में, तो हम इसे बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी का क्या मतलब है कि यहां मीडियम में पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में भले ही कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ना होने के भी कई सारे मीनिंग है कि वैक्यूम है बिल्कुल, और कुछ नहीं है तो डेंस कोई गैस भरी हुई है, कुछ नहीं है तो कोई लाइट गैस भरी हुई है। तो परमिटिविटी यानी ये पॉजिटिव कितना परमिट कर रहा है नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने के लिए। और परमिटिविटी मतलब मान लो आपने एक ब्लॉक रख दिया, यहाँ वुडन ब्लॉक रख दिया, तो ये कुछ कम हो जाएगा फिर। तो कांस्टेंट में ये परमिटिविटी भी शामिल होती है। एक पर्टिकुलर मीडियम में ये कांस्टेंट होगा। जब मैं यहां गैसेस चेंज करता रहूंगा, वैक्यूम में ये कांस्टेंट अलग आएगा। कोई गैस फिल कर दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में, कैटायन एंड एनायन के बीच में, एटम की में तो कंडीशन नहीं आएगी ये कभी। एटम तो खुद एक दुनिया अलग है, गैस तो इसके बाहर होगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम वैक्यूम मान करके चलेंगे। यहां पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन अगर है, एक कैटायन है एक एनायन है, उसके बीच में हमें कंसीडर करना पड़ेगा परमिटिविटी को। तो यहां तक मैं समझता हूं आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए। देखो जो बात मैंने बताई अभी, क्या क्या बताया, ये जो कूलम लॉ है वो बिल्कुल न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ जैसा है। इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, यानी आर स्क्वायर का इनवर्स होता है फोर्स, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन की बात कहते हैं। हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। स्टैटिक मतलब रुका हुआ। एक टाइप की फोर्स और होती है जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रन करता है या इलेक्ट्रिक फील्ड में चलता हुआ होता है, मोशन में होता है, तब फोर्सेस अलग टाइप की होती हैं। जब चार्जेस रुके हुए हैं तब फोर्सेस अलग टाइप की होती हैं। तो ये स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ है। चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये दोनों स्टैटिक चार्ज हैं, रुके हुए हैं। तो ये जो स्टैटिक वर्ड लिखा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, और ये इट इज स्केलर फ्रॉम द लॉ इज। ये हमारे पास एफ फोर्स के ई कांस्टेंट, Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 आर स्क्वेयर, ये के कांस्टेंट है। आगे हम इसके कांस्टेंट को कैलकुलेट करने का कोई तरीका निकालते हैं, क्योंकि इसमें परमिटिविटी भी आ गया। तो के की वैल्यू जब कैलकुलेट की जाती है तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ये कोई एक कांस्टेंट है जो परमिटिविटी को इंडिकेट करता है। यानी फ्री स्पेस अगर है, वैक्यूम है, तब ये एप्सिलॉन जीरो होगा। ये खुद अपने आप में एक कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन जीरो जो होता है। वेयर के इज कोलम्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 8.9, याद करने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट देख लो। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए ये कंसेप्ट यूज होगा, एज सच ये सीधा सीधा सिलेबस में नहीं है।
लेकिन इसके बिना हम उसे समझ भी नहीं सकते, डिटेल अगर समझनी। द कांस्टेंट, ये एप्सिलॉन जीरो जो होता है परमिटिविटी, और फ्री स्पेस कुछ भी नहीं होता, जब वैक्यूम होता है तब के लिए बात हो रही है। और इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, अगर हम कोई गैस फिल करते हैं या कुछ और मटेरियल होता है तब रिलेटिव परमिटिविटी आ जाती है। अब हम अगर Q1 एंड Q2 दो अलग अलग चार्जेस लेते हैं, या सेम टाइप के मैग्नीट्यूड के चार्जेस लेते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि दो पॉजिटिव चार्ज हों और एक नेगेटिव हो, तो एक Q1 हो गया, एक Q2 हो गया। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q1 भी हो सकता है ये, तो Q स्क्वेयर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से हम ये डिसाइड करेंगे। जो ये के ई इज इक्वल टू 1/4πε0 होगा। एप्सिलॉन की वैल्यू एक कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी, तो के ई की वैल्यू भी एक फिक्स आ जाएगी। 1/4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 22/7 है, एप्सिलॉन की एक फिक्स वैल्यू है, तो ये वैल्यू मिला करके जो आ जाती है ये आ जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। पर कूलम स्क्वायर है, -2 है ना, तो पर बोल रहा हूं मैं। ये हमें फाइनली सोचना है। एक बात ये बताने के बाद अब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पर आऊंगा। ये बात अभी तक जो मैंने बताई है ये सिंपल लॉज हैं, जो फिजिक्स के लॉज हैं। अब हम इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर पर अप्लाई करने वाले हैं। इसमें कुछ पूछना है तो बोल दो। आप करमवीर पहले कुछ पूछना चाह रहे थे जब आप यस सर। की आवाज नहीं आ पा रही थी, तो सर बोलो। अगर दो चार्जेस है तो हम क्या कहेंगे, उनके अंदर कोलम्बिक फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़िया? कोलंबिक फोर्स है, कोलंबिक फोर्स। ग्रेविटेशनल नहीं चार्ज होगी? की वजह से ग्रेविटेशन तो इस मासेस की वजह से होगी, जो डेफिनेटली बहुत कम होगी, क्योंकि यहाँ हम इन मासेस को बहुत ही कम यूज कर रहे हैं। ठीक है, होगी वो फोर्स, हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चार्जेस की वजह से जो फोर्स होगी, हम उनको चार्ज की वजह से फोर्स अप्लाई कराएंगे, तो उसे कोलंबिक फोर्स नाम देंगे। ओके सर। और भाई किसी का कोई डाउट है? समझ आ गई ये बात यहां तक? क्लास में सब हो ना वैसे? अभी कई बार होता है। हैंड रेस करना जरा सब लोग, जो जो क्लास में मौजूद हैं, हैंड रेस करो जल्दी तेजी से, विद इन 10 सेकेंड। रेज योर हैंड, जो जो क्लास में मौजूद हैं। अर्शिया। हम्म। पर्ल, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? पर्ल। हर्षप्रीत। हर्षप्रीत। अयूब रहमान। हैंड रेस कर पाओगे आप? आपकी आवाज भी नहीं आई मुझे। हाँ ठीक है, हर्षप्रीत आप रह गए। माइक आपने कहा था कल ठीक कर लोगे, परसों लास्ट क्लास में बोला था, ठीक नहीं हुआ माइक ये। हर्षप्रीत।
देखो अभी तक जो हमने पढ़ा, ये पढ़ा है कि दो पार्टिकल्स के बीच में दो तरीके की फोर्सेस होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है, और सेम लगभग मिलता जुलता लॉ अप्लाई करते हुए हम ये बता सकते हैं कि दो पार्टिकल के बीच में अगर एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव चार्ज है तो कोलम्बिक फोर्सेस उनके बीच में अप्लाई होंगी। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल इन्हीं फोर्सेस को ध्यान में रखते हुए दिया गया था। जो बोर एटॉमिक मॉडल है वो इसलिए दिया गया क्योंकि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कुछ कमियां थीं, और सबसे बड़ी कमी ये थी कि पॉजिटिव न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूमता चला जाता है तो घूमते जाने पर इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन के कारण इस इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे यहां पॉजिटिव न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए और एटम को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। लेकिन एटम तो एग्जिस्ट करता है, यानी जहां इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है वहीं पर घूमता रहता है बस। तो इस बात को समझाने के लिए बोर एटॉमिक मॉडल दिया गया था। हालांकि ये भी खुद बहुत एक प्रिमिटिव मॉडल था। प्रिमिटिव मॉडल का मतलब ये बहुत सिंपल एटम्स के लिए एप्लीकेबल था। ये एटॉमिक मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। हाइड्रोजन लाइक एटम कौन से? हीलियम 1 पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव, बोरोन 4 पॉजिटिव। हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम 1 पॉजिटिव के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन तो दो थे, लेकिन एक पॉजिटिव लिखने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम 2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन तो 3 होते हैं, लेकिन 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो एक ही बचा। बेरिलियम 3 पॉजिटिव के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन्स होते हैं, 4 पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन भी 4 होते हैं, लेकिन उसमें से 3 पॉजिटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। बोरोन 4 पॉजिटिव के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन तो होते हैं 5, एक में 2 होते हैं एक में 3 होते हैं, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए क्योंकि 4 पॉजिटिव चार्ज आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन बचा। लेकिन चार्ज यहां 5 पॉजिटिव ही है न्यूक्लियस में। ये सिंपल एटॉमिक स्ट्रक्चर वो वाला है जो आप पढ़ रहे थे 9th क्लास में, 10th क्लास में। ये वो वाला सारा चार्ज और एटॉमिक मॉडल है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल दिया गया सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल्स या एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल नहीं बोलना चाहिए मुझे, एटम या आयन के लिए दिया गया, जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था। 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं था। ये बहुत ही लिमिटेड एक एक्सप्लेनेशन था, लेकिन फिर भी अपने आप में रिवोल्यूशनरी वर्क था। शुरू में प्रिमिटिव वर्क तो ऐसे ही हुआ करते हैं। आज से 200 साल पहले ही कार, जब पहली वाली कार बनी थी, तो आज की साइकिल भी शायद उससे ज्यादा बढ़िया है जो वो कार बनी थी। और जो पहला एरोप्लेन बना था वो तो बिल्कुल जानलेवा एरोप्लेन था, खतरनाक, राइट ब्रदर्स ने जो बनाया था। तो प्रिमिटिव चीजें तो ऐसी होती है, लेकिन होती रिवोल्यूशनरी है। मींस आइडिया वहीं से क्लिक करता है। जो सबसे पहला एरोप्लेन राइट ब्रदर ने बनाया था वो थोड़ी सी दूरी तो उड़ा था, मेरे ख्याल से 70 या 80 मीटर ही वो उड़ पाया था थोड़ी देर बस। और उनमें उनके चोट भी लगी थी दोनों के, दोनों ब्रदर्स के। लेकिन आज की डेट में जो एरोप्लेन है, अब आप सोच सकते हो, अल्ट्रासोनिक, साउंड की स्पीड से भी ज्यादा, बादलों के भी ऊपर 8-8 किलोमीटर ऊपर उड़ जाते हैं, वैक्यूम में पहुंचने की बिल्कुल पोजीशन में रहते हैं। तो
प्रिमिटिव आइडिया था भले ही, लेकिन स्टार्ट वहीं से हुआ। ऐसा नहीं कि वो आइडियाज जो हैं वो प्रिंसिपल जो हैं वो गलत हो गए। राइट ब्रदर के प्रिंसिपल पर ही आज की डेट में भी सारा कुछ चल रहा है। बोर एटॉमिक मॉडल के ही प्रिंसिपल पर आज सारा कुछ चल रहा है, बस चीजें मॉडिफाई होती चली गई। लेकिन जब बोर ने पहली बार ये मॉडल दिया था तो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम एंड आयन के लिए दिया था। गिने चुने 4-5 एलिमेंट थे जिनके लिए ये एलिमेंट या आयन थे। उसने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए, मतलब कुछ पॉइंट बताए। पॉस्टुलेट का मतलब कुछ ऐसे पॉइंट बताए थे जहां से हम एक्सप्लेनेशन दे सकते। तो पहली बात ये ध्यान रखनी है बच्चों, आप ये नहीं कि कैल्शियम के लिए अप्लाई कर दो या आर्गन के लिए अप्लाई कर दो, नो, नेवर। बस हाइड्रोजन, हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव, बोरोन 4 पॉजिटिव। अब इसने जो पॉस्टुलेट्स दिए थे, पॉइंट्स दिए थे, अपने ऑब्जर्वेशन जो उसने सोचा, कैलकुलेशंस की, उसके बेस पर कुछ इसने पॉइंट बताए, सिद्धांत बनाए, रूल बनाए, वो अप्लाई किए। वो अप्लाई किए जो, तो वो पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ये न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ पहला ऑर्बिट यहां है तो बस यहीं होगा, कहीं और नहीं होगा। जैसे अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर लगा रहा है तो मून की मर्जी नहीं है कि ये यहां से यहां पे घूमना शुरू कर जाए। फिक्स ऑर्बिट, नॉट ऑर्बिटल। ऑर्बिट एक फिक्स होता है और ये डेफिनिट एनर्जी का ऑर्बिट होता है। इस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। ऑर्बिट की एनर्जी मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी। ऑर्बिट तो कुछ है ही नहीं, इमेजिनरी है। ऑर्बिट की एनर्जी बोली, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डेफिनिट है, फिक्स है। यहां घूमेगा तो बस इतनी एनर्जी होगी, कहीं और घूमेगा तो उतनी फिक्स एनर्जी होगी। दूसरे की एनर्जी फिक्स, तीसरे की एनर्जी फिक्स, चौथे की एनर्जी फिक्स। क्या होगी, कैसे होगी, वो बात की बात है, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो पहला पॉइंट, पहला पोस्टुलेट इसने क्या दिया था? सबसे पहला, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये सर्कुलर होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है पहले यूं घूमेगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर स्टार फिश बना देगा। ये सर्कुलर पाथ की बात हुई है, ये सर्कुलर होना चाहिए, ऑफ डेफिनेट एनर्जी, फिक्स एनर्जी की बात है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसने बताया था बोर ने कि जो इलेक्ट्रॉन घूमता है सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूमता है जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 पाई का। अब आप कहोगे ये क्या बोल दिया जी? ये तो हमें कुछ आसपास से होके गुजर गया है, बाउंसर गया, बिल्कुल बाउंसर भी वाइड से ऊपर। यानी पहले ये समझो इंटीग्रल मल्टीपल क्या है। इंटीग्रल मल्टीपल हम किसे कहते हैं? किसी भी एक वैल्यू का किसी नंबर से, होल नंबर से मल्टीप्लीकेशन, या तो 1 से या 2 से या 3 से या 4 से। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम उन्हें फ्रैक्शन में नहीं बोल सकते। बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी, हम कभी भी उन्हें फ्रैक्शन में नहीं बोलेंगे। जैसे एक इंसान, 2 इंसान, 3 इंसान, 4 इंसान, 5 इंसान, 3.5 इंसान नहीं। या तो एक होगा या दो होंगे। एग है, या तो एक एग होगा पूरा, या 2 एग हैं, बने हुए की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एग एक है या 2 है या 3 है, एग्जिस्टेंस की बात है। इमेजिनरी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। या 4 है या 5 है, तो ये किसी नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल है एग। कार है, कंप्यूटर है,
लैपटॉप है, मोबाइल है, मेरे पास 1.5 मोबाइल है, ये बात ही गलत है। आधा कार्ड थोड़ी रखा है बीच में से, काटे एग्जिस्टेंस खत्म हो गया उसका। मोबाइल इंटीग्रल मल्टीपल होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 0 होगा, 5 होंगे 10 होंगे, इस तरह से चलेगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब मैंने बताया। इंटीग्रल मल्टीपल किसका होगा? एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 का। यानी इसको मैं किसी एक नंबर से n से मल्टीप्लाई करूंगा, या तो ये n की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी। जो पॉइंट नंबर 2 है, वो पॉइंट नंबर 2 उसने बताया था बोर ने, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स which have angular momentum integral multiple of h/2 pi। कोई एक, आप ये मान लो कि ये कार है, ये कार या तो 1 होगी या 2 होंगी या 3 होंगी या 4 होंगी। तो कितना एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए? h/2 पाई होना चाहिए, या h/पाई होना चाहिए, या 2h, या 3h/2 पाई होना चाहिए, या 4 मल्टीप्लाइड बाय h/2 पाई होना चाहिए, या 5 मल्टीप्लाइड बाय h/2 पाई होना चाहिए। ये 1 से मल्टीप्लाई किया मैंने, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और एंगुलर मोमेंटम तो फिक्स है। एंगुलर मोमेंटम तो h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। यानी या तो एंगुलर मोमेंटम ये आएगा, या 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 एंगुलर मोमेंटम, यानी हर एक ऑर्बिट का एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम होगा, फिक्स वेलोसिटी होगी, फिक्स एनर्जी होगी। अगर मास फिक्स है, और मास तो फिक्स हो गई, इलेक्ट्रॉन अगर फिक्स है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये mvr के इक्वल होता है। m मास, v वेलोसिटी, r रेडियस। जिस रेडियस पर कोई पार्टिकल घूम रहा है उसकी रेडियस r हो गई, मास हो गया जो घूम रहा है ऑब्जेक्ट उसका, और v वेलोसिटी, ये जो घूम रहा है इसकी वेलोसिटी, v वेलोसिटी से ये किसी एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता चला जा रहा है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये सबसे ज्यादा काम की बात है, और इस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, वेयर n में बी 1 2 3 4 5। r क्या है? रेडियस। मास इलेक्ट्रॉन का फिक्स है, कांस्टेंट है। v वेलोसिटी वेरिएबल है, डिपेंड करेगी रेडियस पर। रेडियस अलग होगी तो वेलोसिटी अलग होगी, रेडियस फिक्स होगी तो वेलोसिटी फिक्स होगी। n की वैल्यू चेंज हो जाती है। पहला अगर शेल है तो 1, दूसरा शेल है तो 2, तीसरा शेल है तो 3, n की वैल्यू। ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, अलग अलग ऑर्बिट में ये n की वैल्यू अलग अलग आती जाती है। ये पॉइंट समझने का पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम mvr h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लिकेशन सिर्फ हो सकना चाहिए, किसी और से नहीं। ये एक पॉइंट बताया था बोर एटॉमिक मॉडल में बोर ने। जो बाकी सारी चीजें एंगुलर मोमेंटम के बारे में सोच सकते हैं हम। जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये एक क्वांटिटी होती है ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है ये। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है mv/m/r² होता है, और एक हमारा जो डिस्टेंस है वो r आ जाएगा और m मास आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लो हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं, ये एक पोल लिया आपने, यहां पर हमने कोई मास बांध दी है, ये एक्सिस मान के फिजिक्स में इसको रोटेट कर दिया हमने, तो ये एक्सिस है इसका, जिस एक्सिस पर हम रोटेट कराना चाह रहे हैं। तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास मल्टीप्लाइड बाई r²। ये जो r होगा, स्मॉल r, डिस्टेंस टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस मास का इस एक्सिस से या सेंटर से डिस्टेंस, यहां हम क्या करेंगे, यहां हम इसको मास कह रहे हैं और इस सेंटर को इसके बीच का डिस्टेंस कह रहे हैं, ये इसका मास हो गया mr²। mr² क्या कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। इसको अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये एंगुलर मोमेंटम कहलाता है, इसको कहते हैं हम एंगुलर मोमेंटम। वेल, ये एक बात हुई। तो 2 पॉइंट हुए, ये तो मैंने बता दिया बीच में, नहीं भी अगर आप इसे करोगे, यहां केमिस्ट्री में जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, फिजिक्स में कहीं इसकी जरूरत पड़ सकती है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक शेल में घूमता है तो उसकी एनर्जी फिक्स होती है, ना तो ये गेन करता है एनर्जी को, ना ये लूज करता है। यानी इलेक्ट्रॉन हम किसी ऑर्बिट में घुमा रहे हैं, तो जितनी एनर्जी इसकी आज है उतनी कल रहेगी, उतनी परसों रहेगी, उतनी 10 साल के बाद रहेगी, उतनी इसकी 10 साल पहले थी। एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। अगर ये यहीं इसी रेडियस पर घूम रहा है तो ना तो ये एनर्जी देगा किसी को, ना कहीं से एनर्जी बाहर से लेगा। अगर इसने एनर्जी दे दी तो उसका ये रेडियस चेंज हो जाएगा, अगर इसने कहीं से एनर्जी ले ली तो ये इसका रेडियस चेंज हो जाएगा पाथ का। ये एक पोस्टुलेट बताया था बोर ने। इसके अलावा एक और इसी का बिल्कुल जस्ट मिलता जुलता पॉइंट उसने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए बाहर से एनर्जी ले लेता है, एनर्जी इसकी अपनी E1 है, थोड़ी सी एनर्जी आपने इसमें और डाल दी, 5 रुपए थे इसके पास, 2 रुपए आपने और दे दिए, तो 7 रुपए टोटल मिला के इस पर हो गए, एनर्जी बढ़ गई इसकी। तो अब ये ज्यादा कूदेगा ना, थोड़ा सा और कूद जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगी, बाहर की तरफ को जाएगा। एनर्जी जैसे मिलेगी अपना शेल चेंज करके ये बाहर वाले शेल में आ जाए। एनर्जी अगर इसने कभी लूज कर दी, ये कोई पॉजिटिव न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहां एक और शेल है, यहां पर एक और शेल है, यहां इलेक्ट्रॉन था, घूमते घूमते इसे लगा कि थोड़ा आराम करते हैं, अपनी एनर्जी इसने बाहर दे दी किसी, बाहर देने के बाद ये अपना शेल चेंज करके यहां आ जाएगा। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दोनों शेल की एनर्जी के अंतर के बराबर कम से कम एनर्जी देनी पड़ेगी। अपनी मर्जी नहीं चलेगी कि कितनी भी एनर्जी दे करके यहां पर आ जाओ। यहां की एनर्जी सपोज करते हैं E2 है, यहां की एनर्जी E1 है। अगर ये E2 से E1 में आना चाहता है इलेक्ट्रॉन, तो इसको एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, E2 माइनस E1 एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। अगर इतनी एनर्जी इसने दे दी तो ये यहां आ जाएगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन ने इतनी एनर्जी ले ली बाहर से, या किसी ने इसको दे दी एनर्जी इतनी,
तो ये यहां से जंप करके हायर ऑर्बिट में आ जाएगा। लोअर से हायर में जाने के लिए एनर्जी का एक फिक्स अमाउंट एब्जॉर्ब करना पड़ता है, और हायर से लोअर में आने के लिए एनर्जी का एक फिक्स अमाउंट एमिट करना पड़ता है, देना पड़ता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो जिस पर बेस्ड ये पूरा का पूरा चैप्टर टिका हुआ है। इन्हीं पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं यहां से बनना शुरू होंगी इन 2 पॉइंट से। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे जैसे पॉजिटिव है, पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, के कह सकते हैं, एल, एम, एन। दोबारा से देखो, ये जो एक बात बता रहा था मैं, यहां कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसकी एनर्जी फिक्स है। मान लो एनर्जी इसकी E2 है, इसने एनर्जी थोड़ी सी बाहर निकाल दी, ये E1 में आ गया, यहां पर आ गया। कितनी एनर्जी निकाली? डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये एनर्जी देकर ये यहां आ जाएगा। अगर फिर थोड़ी देर के बाद किसी इसको लगा कि नहीं, गलती की मैंने, तो ये इतना ही अमाउंट एनर्जी का लेगा, लेकर लोअर से हायर में आ जाएगा। ज्यादा एनर्जी, कम एनर्जी और कम एनर्जी, कम एनर्जी होती चली जा रही है जैसे जैसे ये न्यूक्लियस के नजदीक होता चला जा रहा है। फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एनर्जी की बात कर रहा हूं। तो ये हम बोर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स की बात कर रहे हैं। एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी। कब एब्जॉर्ब होगी एनर्जी? जब ये हायर शेल से लोअर शेल में आएंगे, सॉरी, हायर से लोअर में आएंगे तो एमिट होगी, और जब लोअर शेल से हायर शेल में जब ये चले जाएंगे तो बाहर से इसको एनर्जी लेनी पड़ेगी। और जब ये डिफरेंस की, एनर्जी डिफरेंस की बात हम करते हैं, तो मैं शेल ऐसे बनाऊंगा जैसे ये न्यूक्लियस है। अब शेल नंबर 1, शेल नंबर 2 पूरा नहीं बनाकर मैंने ये बना दिए। अब ये ना बनाकर मैंने सीधी सीधी लाइनें कर दी। ये जो सीधी लाइनें हैं कौन से हैं? ऑर्बिट वाली लाइनें। ये n इज इक्वल टू 1, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, सीधी लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है इनको। जबकि है क्या ये? एक्चुअल क्या है? एक्चुअल ये है, सीधी लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉन को अगर यहां से वापस आना है यहां, तो क्या करेगा? ये एनर्जी एमिट करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन को लोअर से हायर में जाना है तो क्या करेगा? ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन, ये दो अलग अलग प्रोसेस होते हैं। हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंटेशन का ये तरीका रहेगा। ये शेल है, कौन सा शेल? न्यूक्लियस के ये वाले शेल, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 1 को ये शो कर दिया, ये वाला शेल नंबर 2 को ये शो कर दिया। ये एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, एब्जॉर्प्शन कितनी? E2 माइनस E1। ये यहां हायर में था, हायर से लोअर, जो बच गई एनर्जी वो एमिट कर दी, एमिशन। ये जो एमिशन होता है एनर्जी का, एब्जॉर्प्शन होता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे फिनोमेनन हैं जो प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्व करते हैं। चाहे वो फोटो सेल है, चाहे वो हमारा कोई एक ऐसा प्रोसेस है कि कोई एक एटम लाइट एमिट करते हैं। बहुत सारे एटम ऐसे होते हैं जो चमक पैदा करते हैं। बहुत सारे एटम ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर कलर शो करते हैं। ये सब इन इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से ही होता है। इनको हम ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये जो चेंज कर रहे हैं अपने ऑर्बिट, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक पार्ट मैंने कराया। अब अगली क्लास में मैं आपको इसका मैथमेटिकल जो बोर पोस्टुलेट्स हमने किए,
अब इनके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो रिलेटेड हैं, एनर्जी की कैलकुलेशन, वेलोसिटी की कैलकुलेशन, और इसके अलावा और दूसरी सब चीजों की कैलकुलेशन हम करेंगे। और दूसरी एक और बात आपको सुन करके जाना है